Good morning, students. Welcome to the first online class of chemistry. आज जो हम सेक्शन लेंगे इसमें जो आपका फर्स्ट यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो इसमें जो सेक्शन हम ले रहे हैं वो है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो इसका मतलब क्या है, हमने कौन से लॉज स्टडी करने हैं। नेचर में जब भी केमिकल्स, और ज़्यादा टेक्निकली हम कहेंगे तो एलिमेंट्स, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनसे कंपाउंड्स बनते हैं। तो होपफुली आप सभी को एलिमेंट्स और कंपाउंड का डिफरेंस पता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स किस तरह से एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, किस तरह से इनके रिएक्शंस होते हैं, तो ये सभी के सभी 5 लॉज के ऊपर बेस्ड हैं। तो वो सभी के सभी लॉज हमने स्टडी करने हैं, ठीक है। तो इन लॉज में हमने क्या स्टडी करना है कि जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन करके नए कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें लॉ है, फर्स्ट लॉ जो हमारा है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एक इससे आपका कुछ मिलता जुलता लॉ आपने पहले पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो सेम चीज़ हमने इम्प्लीमेंट की है मास के ऊपर। मास को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही मास को हम कहीं से क्रिएट कर सकते हैं। मास सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो दिस इज द लॉ क्या बोल रहा है कि मास हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो रही है, चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो रही है। उस प्रोसेस में ना तो कोई नया मास डेवलप होगा, क्रिएट होगा, ना ही जो हमारे पास मास है वो डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको, उसके बाद डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल चेंज कोई भी जब होती है, ठीक है। फिजिकल चेंज तो हम क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं आइस की। तो मेरे पास एक छोटा सा बीकर है, ठीक है। उस बीकर में मैंने थोड़े से आइस क्यूब्स अपनी फ्रिज से निकाल के डाल दिए, ठीक है। तो फिर इसे मैंने वेट किया, तो इसका वेट जो था, सपोज करिए मेरे पास आया 100 ग्राम्स। क्लियर, ठीक है। तो इसको ऊपर से मैंने बंद कर दिया ताकि कुछ भी इवेपोरेट होके बाहर मत निकले, ठीक। फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने थोड़ी सी इसको हीट प्रोवाइड की, नियर अबाउट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा नहीं। तो हमने थोड़ा सा इसको हीट किया। तो ऑब्वियसली जब हम आइस को हीट करेंगे तो क्या होगा, हाँ जी बताइए। हाँ, आइस क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। तो मेल्ट होने के बाद वो क्या बन जाएगी, किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ऊपर से ये बंद है, सेम बीकर है, मैंने हीट कर दिया। तो अभी मैंने फिर इससे वेट किया, तो इसका अगेन वेट कितना आया, 100 ग्राम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या एक प्रोसेस चल रही है। प्रोसेस क्या चल रही है, यहाँ पे सॉलिड वाटर जो कि क्या है, किस फॉर्म में है, आइस की फॉर्म में, सॉलिड वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड वाटर में। समझ आ रही है। तो एक फिजिकल चेंज आई यहाँ पे, सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जब हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का वेट जो मेजर किया है, तो वो वेट इक्वल आया, ठीक। तो ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, एनी फिजिकल चेंज, देयर विल बी नॉट एनी डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन ऑफ मास। क्लियर हुई चीज़ ये, ठीक है। अभी हम इसको केमिकल रिएक्शन के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, नाम लिख देता हूँ अभी, सोडियम
क्लोराइड, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। तो जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे इसके NaNO3, दैट इज सोडियम नाइट्रेट, प्लस AgCl, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो अगर टेक्निकली हम देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन AgNO3 के साथ हुआ और उसके साथ प्रोडक्ट क्या बने, सोडियम नाइट्रेट एंड AgCl। तो अगर इन दोनों का कंबाइंड वेट सपोज करिए x ग्राम्स है, सोडियम क्लोराइड और AgNO3 का, और सपोज करिए इसके बाद हमने मेजर किया तो इसका जो वेट है सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का, तो सपोज करिए वो y ग्राम्स है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ x शुड बी इक्वल टू y। ठीक है, दोनों का मास जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो एक स्पेशली डिज़ाइंड ट्यूब्स होती हैं, टेस्ट ट्यूब्स की टाइप की, तो उसे हम बोलते हैं लैंडॉल्ट्स ट्यूब, लैंडॉल्ट्स ट्यूब्स। ठीक है, तो लैंडॉल्ट ट्यूब की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ध्यान से देखिए। तो ऐसे एक टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है। तो बीच में से दोनों टेस्ट ट्यूब को हमने ज्वाइन किया होता है, एच की तरह से इसकी शेप होती है। तो हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया NaCl, जो ऊपर हमने रिएक्शन किया। तो हम एक्सपेरिमेंट करके देखने लगे हैं, तो हमने इसमें डाल दिया NaCl, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया यहाँ पे क्या डाला, यस, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो ऊपर से हमने लगा दिया इस पे कॉर्क बंद करने के लिए उसे, तो हमने यहाँ पे कॉर्क लगा दिया। समझ आ रही है बात? तो अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से शेक करेंगे। एक बार इस तरफ टर्न कर दिया, फिर उसको इस तरफ टर्न कर दिया, तो ऐसे ऐसे हम इसको टर्न करेंगे ताकि दोनों जो सॉल्यूशंस हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं और उनका रिएक्शन हो जाए। तो जब थोड़ी देर बाद इसको टर्न करने के बाद जो है रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसका वेट नोट करेंगे। ठीक है, 2 टाइम वेट नोट करेंगे। नंबर 1 बिफोर द रिएक्शन, and number 2 after the reaction। ठीक है, तो बिफोर रिएक्शन वेट करेंगे और आफ्टर रिएक्शन वेट करेंगे। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे तो ये दोनों वेट जो हैं बराबर आएंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। तो इससे हमारा जो लॉ जो है वो प्रूव हो जाता है। तो इस लॉ को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको 2 तरीक़ों से हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स, ये जो है यहाँ पे जो रिएक्ट कर रहे हैं वो क्या है, रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन के बाद जो भी बनेगा वो क्या है, प्रोडक्ट्स। जब भी कोई केमिकल चेंज आएगी, केमिकल कोई प्रोसेस होगी, केमिकल रिएक्शन होगा, तो हमेशा क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो रिएक्टेंट का मास है वो हमेशा इक्वल होगा टू द प्रोडक्ट्स। दोनों का मास आपस में बराबर होगा। और फिजिकल चेंज में भी सेम होगा। जब कोई भी फिजिकल कन्वर्जन होगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कोई फिजिकल स्टेट जाएगी, जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि जो सॉलिड वाटर है वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड वाटर में, तो उस टाइम भी जो दोनों जो फेजेस का मास है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो एक और तरीके से हम इसको ज़्यादा इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं लॉ को। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझ आ रही है बात मेरी? तो ये बहुत इजी सा एक हमारा जो था लॉ है। इस लॉ की एक छोटी सी लिमिटेशन है, छोटी सी बोल सकते हैं या इसकी एक्सटेंशन बोल सकते हैं। तो एक
जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस देखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस समझते हैं आप क्या है न्यूक्लियर रिएक्शंस? फ्यूजन एंड फिजन, ठीक है, वो सारे के सारे हम कैटेगराइज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने देखा कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, चाहे वो फिजन हो रहा है चाहे वो फ्यूजन हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ मास जो है वो प्रोडक्ट का कम आ रहा था। जब उसने रिएक्शन करके देखा तो क्या मिला उसे, उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट का मास जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो उसने क्या फिर निकाला, उसने कहा भाई जो भी रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं और उसके बाद प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उसने कहा कि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में मास की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, थोड़ी सी उसमें एनर्जी भी बनती है। समझ आ रही है बात? तो इसने लॉ को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक। जब भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो कई बार ऐसे होता है कि उसमें कुछ प्रोपोर्शन मास का बनता है और साथ में थोड़ी सी एनर्जी भी कन्वर्ट हो जाती है। तो रिएक्टेंट का मास किसके इक्वलाइज होता है? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस एनर्जी। कुछ मास यहाँ से एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गया। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट होगा इस कॉन्सेप्ट को रजिस्टर करना। तो सपोज़ करिए रिएक्टेंट का जो मास है वो है x प्लस वाई ग्राम्स, ठीक है। मैंने मास को ब्रेकअप कर दिया x प्लस वाई ग्राम्स। तो इसमें से क्या हुआ, जब रिएक्शन हुआ, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हमने देखा तो क्या हुआ, x जो था, सपोज करिए ये सारे का सारा जो x था ये मास में कन्वर्ट हो गया, सपोज z ग्राम्स, और जो कुछ पार्ट उसका थोड़ा सा बचा था वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, सपोज करिए a ग्राम्स, ठीक है। तो ये टोटल अगर देखें तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस ए। मास हमने जो लॉ है वो कंजर्वेशन का, इन दोनों चीज़ों को हमने कंजर्व ही रखा है, सेम ही रखा है, बट उसमें चेंज क्या है, एक नई चीज़ क्या ऐड ऑन की है। कई बार कुछ मास प्रोडक्ट्स का किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में, ठीक है। तो इस लॉ को हमने जो था इसको नाम दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है। क्या नाम दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है। दो चीज़ों को कंबाइन कर दिया। तो इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, स्टेट कैसे करते हैं, द मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। इंटरकन्वर्टेबल मतलब एक दूसरे में वो अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, इंटरकन्वर्टेबल। बट द टोटल सम ऑफ मास and energy during any physical and chemical change remains same or constant। क्लियर हुई बात मेरी, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ, ठीक। तो इसमें हम एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं। जब भी कोई फिज़िकल चेंज होगी या कोई भी केमिकल चेंज होगी तो उस प्रोसेस के दौरान जो रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट का मास है वो हमेशा सेम रहता है। तो दिस इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसकी एक एक्सटेंशन हमने पढ़ी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। उसमें क्या है, जब भी कोई केमिकल और फिज़िकल चेंज होती है तो उसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और कई बार कुछ प्रोडक्ट का पार्ट जो है वो एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो टोटल जो है रिएक्टेंट का मास विल बी इक्वल टू द टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट एंड एनर्जी। तो ये जो एनर्जी और प्रोडक्ट का मास है ये किसके बराबर आना चाहिए, रिएक्टेंट्स के। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। क्लियर? ठीक है बेटा, तो थैंक यू।